हेलो फ्रेंड्स, हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं विपिन चंद्र का। और इससे पहले हम 4 चैप्टर की समरी देख चुके हैं, जिसमें हमने लास्ट पढ़ा था मंगोलों का खतरा। किस तरीके से मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया और अलाउद्दीन खिलजी और बलबन ने किस तरीके से उनका सामना किया। तो अब आगे हम इसी सीरीज में शुरू करेंगे 5वां अध्याय, दिल्ली सल्तनत का आंतरिक पुनर्गठन एवं राज्य क्षेत्रीय विस्तार। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि इसमें आप अलाउद्दीन खिलजी के दृष्टिकोण से देखेंगे, बलबन के दृष्टिकोण से देखेंगे, है ना। यानी कि खिलजी डायनेस्टी किस तरीके से आगे आई और उसमें क्या विस्तार हुआ, उसके बारे में, उसके शासन प्रशासन के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत का आंतरिक पुनर्गठन एवं राज्य क्षेत्रीय विस्तार। खिलजी वंश के संक्षिप्त शासन के काल 1290 से 1320 के दौरान दिल्ली सल्तनत की सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस काल में भारत में शासन और राज्य व्यवस्था के स्वरूप के संबंध में भी प्रश्न उठाए गए। खिलजियों के सत्ता में आने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम शासक वर्ग के सामाजिक आधार में अभिवृद्धि के रूप में प्रकट हुआ। आरंभिक तुर्क सुल्तान, जिन्हें उनके जनजातीय मूल के आधार पर इलबरी अथवा दास अधिकारी ममलूक कहा जाता है, राज्य के उच्च एवं महत्वपूर्ण पदों पर उच्च कुल में जन्म में तुर्कों के एक अधिकार में विश्वास करते थे। ताजिकों को, जो सुल्तान इल्तुतमिश के अंतर्गत अमीर वर्ग के एक महत्वपूर्ण अंग थे, उनके मृत्यु के कुछ ही समय बाद अधिकांश उच्च पदों से हटा दिया गया। सीमाओं पर महत्वपूर्ण ओहदों पर खिलजियों की एक हबसी याकूत के अथवा एक भारतीय मुसलमान रेहान की नियुक्ति अपवाद स्वरूप ही थी और उनसे तुर्कों की नियुक्ति संबंधी अधिकार की पुष्टि होती है। बर्नी के अनुसार खिलजियों के हाथ में सत्ता आने पर साम्राज्य तुर्कों के हाथ से फिसल गया एवं दिल्ली शहर के लोग, जिन पर 80 वर्षों तक तुर्क जाति के सुल्तानों ने शासन किया था, तुर्कों को राजगद्दी पर खिलजियों का अधिकार देकर प्रशंसा और विस्मय से भर उठे। शासन के प्रति जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी के दृष्टिकोण। यद्यपि खिलजियों के उत्थान के कारण सत्ता और शासन के पदों पर एक नए समूह के लोग आसीन हुए, किंतु इस वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96 ईस्वी ने एक ही वर्ग को प्रश्रय देने की संकीर्ण नीति नहीं अपनाई। जलालुद्दीन ने बलबन के काल में ऐसे कई तुर्कों और अधिकारों को महत्वपूर्ण पद और रिक्त पद प्रदान किए जो उनके पक्ष में आ गए थे। यहाँ तक कि बलबन के एक भतीजे मलिक छज्जू किसली खान को भी कड़ा का हाकिम नियुक्त किया गया, जो सर्वाधिक उपजाऊ और समृद्ध भूखंडों में से एक माना जाता था। मलिक छज्जू ने जब विद्रोह किया, दिल्ली पर चढ़ाई की और मुंह की खाई, तब भी उसे कठोर दंड नहीं दिया गया। परंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि जलालुद्दीन ने अपने कार्यों के जरिए शासन के एक नए प्रकार की संकल्पना प्रस्तुत की, जो मूलतः सभी समुदायों के लोगों की सद्भावना और समर्थन पर आधारित थी और औदार्य युक्त तथा प्रजा कल्याण निहित थी। इस प्रकार बलबन के विपरीत उसे संप्रभुता को आत्मगौरव तथा अत्याचार से संबंध नहीं किया गया। बर्नी की सजीव भाषा में वह एक चींटी को भी नुकसान न पहुंचाने की नीति में विश्वास करता था। यद्यपि जलालुद्दीन खिलजी एक धर्मपरायण मुसलमान था, किंतु वह हिंदुओं को बलात् धर्मांतरित करने या अपमानित करने की नीति को यथार्थपरक नहीं समझता था। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। जैसा कि कुछ मुस्लिम धर्मशास्त्री चाहते थे, अपने एक निकट सहयोगी अहमद चाप के साथ बहस करते हुए उन्होंने हिंदुओं को द्वारा मूर्ति पूजा करने, अपने धर्म का प्रचार करने एवं ऐसे अनुष्ठानों का संपादन करने का भी पक्ष लिया जो कुफ्र के प्रमाण थे। इस प्रकार उसने हिंदुओं पर अपने महल के बगल से जुलूस निकाले, ढोल बजाने तथा अपने प्रतिमाओं को विसर्जित करने के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे जाने पर रोक नहीं लगाई और उन्हें इस्लाम के गढ़ दिल्ली में भी आराम, वैभव और प्रतिष्ठा का जीवन जीने दिया। उनका मत था कि वैसे तो आतंक की नीति के जरिए कुछ समय के लिए लोगों के हृदय में सरकार के प्रति भय और सम्मान स्थापित किया जा सकता है, किंतु इसका अर्थ सच्चे इस्लाम का त्याग करना होगा, अथवा जैसा कि कहा गया है कि इसके परिणाम स्वरूप जिस प्रकार आटा गूंथने के समय किसी बाल को निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार के लोगों के हृदय से इस्लाम को निकाल दिया जाएगा। जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी ने, जिसने अपने चाचा को धोखे से हत्या करने के बाद राजगद्दी प्राप्त की थी, जलालुद्दीन के उदार और मानवतावादी दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया। फिर भी जलालुद्दीन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का दीर्घकालिक महत्व रहा और
उनको किसी न किसी रूप में उनके लगभग सभी उत्तराधिकारियों द्वारा अपनाया गया। इस प्रकार जलालुद्दीन के शासनकाल का दीर्घकालिक महत्व है जो अक्सर उपेक्षित ही रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन के परोपकारिता और मानवतावाद के सिद्धांतों को यह मानते हुए स्वीकार कर दिया कि वे तत्कालीन संदर्भ में अनुपयुक्त हैं एवं दुर्लभ शासन की निर्दिष्ट करते हैं। उसने आतंक के सिद्धांत को अपने शासन का आधार बनाना अधिक उपयुक्त समझा। इस सिद्धांत को उसने अमीरों के साथ साथ जनसाधारण पर भी लागू किया। इस प्रकार उसके शासनकाल के आरंभ में ही हुए 2 विद्रोह, जिसमें से एक का नेतृत्व उसके भतीजे आकत खान ने किया था, के बाद उसने अमीरों पर नियंत्रण रखने के लिए कठोर उपाय अपनाने का निर्णय लिया। उसने बलबन के खुफिया तंत्र को पुनः चालू किया, जो उससे भी सभी घटनाओं यहाँ तक कि अमीरों के घरों के भीतर की बातों की सूचना देते रहते थे। अमीरों पर एक दूसरे से मिलने अथवा शराब की गोष्ठियों करने पर पाबंदी लगा दी। आसपास में वस्तुतः वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए भी उन्होंने सुल्तान की अनुमति लेनी पड़ती थी। वह बलबन के इस मत से, जिसे इतिहासकार बर्नी भी समझता है, सहमत होने लगा कि लोगों के पास इतना धन नहीं होना चाहिए कि उनके मन में विद्रोह का विचार पैदा हो। यानी कि किसका कथन है ये? बलबन का। और किसने कहा है? बर्नी ने, कि लोगों के पास इतना भी धन नहीं होना चाहिए कि उनके मन में विद्रोह का विचार पैदा हो। इस नीति पर चलते हुए उसने आदेश दिया कि सभी पुण्यार्थ जमीनें अर्थात इनाम अथवा वक्फ में दी जाने वाली जब्त कर ली गई। इस तरीके से स्टेटमेंट में क्वेश्चंस बन सकता है ये कि बर्नी का यह कथन किस शासक के संबंध में है कि आम जनता के पास इतना पैसा नहीं होना चाहिए कि वो जन विद्रोह करने लगे। ठीक है। मदिरा पान पर भी पाबंदी लगा दी गई। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले को कठोर दंड दिए गए, किंतु अलाउद्दीन ने अपने मुख्य काजी के सम्मुख यह बात स्वीकार की कि शराब का क्रय विक्रय बंद नहीं हो पाया। बर्नी के विवरण से यह लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी के भूमि सुधार भी लोगों यानी हिंदुओं को दरिद्र और साधनहीन बनाने के उद्देश्य से किए गए, ताकि वे विद्रोह करने की स्थिति में न रह सके। इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, किंतु अलाउद्दीन ने एक नई निंदनीय नीति चलाई। जब गुजरात के विरुद्ध किए गए अभियानों में भाग लेने वाले कुछ मंगोल सैनिकों ने युद्ध में लूटे गए माल के 4/5 भाग पर सरकार के दावे की नीति के विरुद्ध विद्रोह किया था। अलाउद्दीन ने दिल्ली में रह रहे उनके बच्चों और पत्नियों को कैद कर लिया। बर्नी के अनुसार यह एक नई प्रथा की शुरुआत थी। अलाउद्दीन का भाई नुसरत खान एक कदम आगे बढ़ गया। जिन लोगों ने अलाउद्दीन के विरुद्ध विद्रोह किया उनके बच्चों और पत्नियों को उसने अत्यंत कठोर दंड दिए, किंतु अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन खिलजी के इस तर्क को स्वीकार किया कि भारत की विशिष्ट परिस्थितियों में से एक वास्तविक इस्लामी राज्य की स्थापना का कार्य संभवतः नहीं है। बर्नी के अनुसार दिल्ली के काजी मुगीस के साथ अपनी बातचीत में अलाउद्दीन ने इस तथ्य पर जोर दिया कि वैभव और आडंबर एवं शरा यानी कि इस्लामी कानून द्वारा अस्वीकृत दंडों के विधान भारत में अपरिहार्य थे। वस्तुतः उसने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं नहीं जानता कि शरा के अनुसार क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य के लिए अथवा इसके कल्याण के लिए जो कुछ भी आवश्यक समझता हूँ उसका उद्देश्य दे देता हूँ। बर्नी मायूस होकर अपने कथन का उपसंहार इन शब्दों में के साथ करता है कि अलाउद्दीन इस बात में विश्वास करता है कि राज्य और प्रशासन से संबंधित विषय शरीयत के नियमों एवं आदेशों से अलग है। अतः जहाँ राज्य और प्रशासन केवल सुल्तानों से संबंधित है, शरीयत के नियमों और आदेशों के संबंधित विषयों का दायित्व काजियों और मुफ्तियों अर्थात जो लोग अदालतों में न्याय से संबंधित है को सौंपा गया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गैर तुर्कों के विरुद्ध कोई पक्षपात नहीं किया गया, बल्कि उन्हें प्रशासन में उन्नति करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया। यही कारण है कि अलाउद्दीन के काल में जफर खान एवं नुसरत खान तथा बाद में गुजरात में पकड़े गए एक गैर तुर्क दास मलिक काफूर जैसे कई गैर तुर्कों को उच्च पदों पर नियुक्तियों पदोन्नति का अवसर मिला। मलिक नायक नामक एक हिंदू जो सामाना और सुनाम का हाकिम भी रह चुका था, एक ऐसी सेना की कमान सौंपी गई थी जिसने मंगोलों को बहुत बुरी तरह पराजित किया था। इस सैन्य अभियान के दौरान बहुत सारे मुस्लिम अधिकारियों को उसके अधीन कार्य करने का आदेश दिया गया। इस सेना में भारी संख्या में भारतीय मुसलमान थे। अब अलाउद्दीन के भूमि और बाजार सुधार। अलाउद्दीन खिलजी के भूमि या बाजार सुधारों को सल्तनत के आंतरिक पुनर्गठन के प्रयासों तथा बार बार होने वाले मंगोल आक्रमणों के खतरे का सामना करने के लिए एक विशाल सेना तैयार करने की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी के भूमि सुधारों का उद्देश्य दीपालपुर एवं लाहौर से कड़ा यानी आधुनिक इलाहाबाद के निकट तक के क्षेत्र के गांव को सरकार के निकट संपर्क में लाना था, जिसके लिए क्षेत्र के गांव को खालिसा के तहत लाया गया, यानी कि उन्हें किसी भी अमीर को एकता के रूप में नहीं दिया गया। धर्मार्थ अनुदानों के रूप में दी गई जमीनें भी जब्त कर ली गई एवं खालिसा के तहत लाई गई। साथ ही यह तय किया गया कि क्षेत्र में भू राजस्व
खराज उपज का आधा भाग होगा और उसका आकलन पैमाइश के आधार पर किया जाएगा। बर्नी ने जो इस विषय पर हमारी जानकारी का मुख्य स्रोत है, खेती के मापन की विधि और ढंग के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया। काशत के अंतर्गत आने वाली क्षेत्र की पैमाइश एवं प्राप्ति यानी 20वां 1 बीघा का 20वां भाग की अनुमानित उपज के मानक के आधार पर राज्य का देय भाग निश्चित किया जाता था। इसके अलावा पशुओं पर चराई एवं कर एवं घरों पर घरी कर को छोड़कर अन्य कोई कर नहीं लिया जाता था। ये दोनों कर पारंपरिक थे और पहले भी लिए जाते थे। भू राजस्व का निरूपण उपज के रूप में किया जाता था और उसकी अदायगी नगद होती थी, जिसके लिए काश्तकारों को अपनी फसल बाजारों को देनी पड़ती थी अथवा उसका स्थानीय बाजार मंडी में बेचने के लिए ले जाना पड़ता था। हमें यह ज्ञात नहीं है कि अलाउद्दीन द्वारा उपज के आधे भाग की मांग में किस हद तक भू राजस्व की मांग में वृद्धि की, क्योंकि राजपूत शासकों अथवा पहले के तुर्क शासकों द्वारा लाए गए भू राजस्व के बारे में हमें सही जानकारी नहीं है। धर्मशास्त्रों के अनुसार भू राजस्व उपज के चौथे या छठे भाग के बीच होना चाहिए, जो आपातकाल में बढ़कर आधे भाग तक पहुंच सकता था। किंतु भू राजस्व के अतिरिक्त अन्य कई कर लागू होते थे जिनकी दर के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार कुलीनों को भूमि दी जाने के लिए कई प्रकार के करों का विधान था, जैसे भाग, भोग कर यानी भू राजस्व शुल्क और अन्य उपकर आदि। ये सब आरंभिक तुर्को शासकों के अधीन भी जारी रहे होंगे। हम इस तथ्य से अवगत नहीं है कि अलाउद्दीन ने इन सभी करों का मिलाकर एक बना दिया या किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि में वृद्धि कर दी। इस प्रकार मापन या पैमाइश एक पुरानी पद्धति थी जिसका उत्तर भारत के में प्रचलन प्रत्यक्षतः बंद हो चुका था। इसे बलबन जैसे कुछ आरंभिक सुल्तानों ने कुछ क्षेत्र में पुनः चालू किया होगा, क्योंकि बरनी से पूर्णतः अज्ञात पद्धति नहीं बोलते हैं, किंतु दोआब जैसे व्यापक क्षेत्र में इसका व्यवस्थित प्रवर्तन अलाउद्दीन का महत्वपूर्ण योगदान था। दोआब को खालिसा के तहत लाने एवं किसानों के साथ सरकार द्वारा प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने का अभिप्राय यह नहीं है कि सभी बिचौलिए समाप्त हो गए। दीर्घ काल से ग्रामीण क्षेत्रों में बिचौलिए का एक सोपान स्थापित था, जिसके शीर्ष पर राय, राणा, रावत आदि स्थित थे। इन्हें सरदार या सामंत कहा जाता था। कभी कभी कोई सरदार एक बड़े भूखंड पर नियंत्रण रखता था, जिसे भू राजस्व वसूल करने के प्रयोजन से उसके सगे संबंधियों और अन्य समर्थकों में बांट दिया जाता था। गांव के स्तर पर ग्राम प्रधान होता था, जिसे चौधरी अथवा मुकद्दम कहा जाता था। जैसे जैसे तुर्क सल्तनत की स्थिति दोआब में सुदृढ़ होती गई, वैसे वैसे रायों और राणाओं की शक्ति और अधिकार में कमी आती चली गई। उनमें से कुछ तो विस्थापित हो गए। इस प्रक्रिया में बिचौलियों का एक नया समूह अस्तित्व में आया, जो परगना अथवा सिख या जिला स्तर पर कार्य करने लगा था। वस्तुतः ये ऐसे लोग थे जिन्हें बर्नी ने खुद कहा है और जिनके लिए पहली बार खुसरो ने जमींदार शब्द का प्रयोग किया है। इसको यानी कि जो ये परगना स्तर पर जो काम में लगे हुए थे, इन्हें बर्नी ने खुद कहा है और खुसरो ने इनके लिए क्या किया है, जमींदार शब्द का प्रयोग किया। आगे चलकर जमींदार शब्द सभी प्रकार के बिचौलियों के लिए प्रयुक्त होने लगा था। अलाउद्दीन के भूमि सुधारों का अभिप्राय रायों अथवा राणाओं के विस्थापन हेतु अधिक दबाव डालना था, किंतु हमें विदित है कि ऐसे बहुत से जमींदार जो राज्य को भू राजस्व की राशि के एक मुश्त अदायगी करते थे, अपना अस्तित्व 16वीं और 17वीं सदियों में भी कायम रख सके। दूसरे शब्दों में ऐसे जमींदारों के नियंत्रण में आने वाले क्षेत्र खालिसा में शामिल नहीं किए गए थे। खालिसा के तहत लाए गए क्षेत्रों में अलाउद्दीन ने खुद मुकद्दम और चौधरियों के विशेषाधिकारों पर अंकुश लगाने का प्रयत्न किया। ग्रामीण अभिजात वर्ग में इस वर्ग के लोग आते थे जो बर्नी के अनुसार इतने धनी थे कि अरबी और इराकी घोड़ों की सवारी कर सके, हथियार और उत्तम वस्त्र धारण कर सके, मदिरा पान कर सके, आमोद प्रमोद की गोष्ठियों को आयोजन कर सके। उनके पास इतना अधिक धन होने का कारण था गांव की सर्वोत्तम जमीन पर उनका स्वामित्व। साथ ही जहां पूरे गांव का सामूहिक रूप से कर निर्धारण होता था, वहां वे अक्सर अपने हिस्से के भू राजस्व का बोझ कमजोर लोगों के कंधों पर डाल देते थे। हमें इस संबंध में जानकारी नहीं है कि ग्रामीण समाज के विभिन्न वर्गों पर अलाउद्दीन के भूमि सुधारों का वास्तविक प्रभाव क्या पड़ा। अलाउद्दीन ने न केवल खुद मुकद्दमों और चौधरियों को अन्य लोगों की तरह ही चराई और घराई कर देने के लिए बाध्य किया, मापन पद्धति के जरिए सुनिश्चित किया कि वे भू राजस्व के अपने बोझ को दूसरे के कंधों पर न डाल पाए, अपितु उन्हें भू राजस्व वसूल करने के एवज में मिलने वाले खूती शुल्कों से भी वंचित कर दिया गया। इस प्रकार बर्नी की अतिरंजित भाषा में वे ग्रामीण समाज के निम्नतम तबके यानी बालाहारों के स्तर तक पहुंच गए। वे अब घोड़ों की सवारी करने, उत्तम वस्त्र पहनने, खान पान की स्थिति में नहीं रह गए और उनकी स्त्रियां मुस्लिम घरों में जाकर मजदूरी करने के लिए विवश हो गई। चूंकि गाँव में जमीन का पुनर्वितरण कर पाना अलाउद्दीन के
के लिए शायद ही संभव था, और इन तबकों के लोगों का गांव के अधिकतम और सर्वोत्तम जमीन पर स्वामित्व था, अतः वे निश्चय ही ग्रामीण समाज के विशेषाधिकार युक्त वर्ग बने रहे होंगे। किंतु हम बर्नी के इस वक्तव्य को मान सकते हैं कि दंड के भय से लोगों ने आज्ञाकारी बन गए और एक चपरासी के कहने पर वे भू राजस्व के भुगतान के लिए आमिल के कार्यालय में जाने लगे। गांव में विशेषाधिकार युक्त वर्गों की छीना झपटी पर अंकुश लगाने के लिए अलाउद्दीन के प्रयासों से किसानों को कितना लाभ हुआ, ऐसा प्रतीत होता है कि किसानों को एक और जो लाभ हुआ उसमें दूसरी ओर से नुकसान भी हो गया। अलाउद्दीन के बाजार सुधारों से उन्हें बुरी तरह प्रभावित किया, क्योंकि उनकी यह नीति थी कि किसान के पास इतना ही रहने दिया जाए कि वह काश्त कर सके और अपनी खाद संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। कहा जाता है कि सरकार का भय इतना अधिक था कि किसान भू राजस्व का भुगतान करने के लिए अपनी पत्नी और मवेशी तक बेच देते थे। भूमि पद्धति के सुधार करते समय अलाउद्दीन ने यह प्रयास किया कि राजस्व प्रणाली का संचालन कुशलता और ईमानदारी से किया जाए। यह कार्य आसान नहीं था, क्योंकि खालिसा क्षेत्र के विस्तार के कारण भारी संख्या में मुत्सरिफ आमिल एवं गुमास्ते नियुक्त किए जाने थे। यह कार्य अपेक्षाकृत काफी समय में पूरा कर लिया गया, जो इस तथ्य से का परिचायक है कि किस प्रकार नए शासक छोटे छोटे शहरों तक पहुंच पाने में सफल हो गए। अलाउद्दीन चाहता था कि इन सभी अधिकारियों के लेखाओं का नायब वजीर सरफ कई शासकों से परीक्षण यानी अंकेक्षण करे। यदि गांव के बंटवारे की खाता बही के आधार पर, जिसके बारे में हमें पहली बार सुनने को मिलता है, एक जीतल भी उनके पास बचा हुआ पाया जाता था, तो उन्हें कठोर दंड दिया जाता था अथवा कैद में डाल दिया जाता था, और कभी कभी तो इससे भी बुरी यातना सहनी पड़ती थी। अलाउद्दीन ने उन्हें एक अच्छा जीवन जीने के लायक पर्याप्त वेतन देने के लिए तैयार था, किंतु उनकी रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को बहुत बुरा मानता था। जो लोग ऐसा करते थे उन्हें अत्यंत कठोर दंड दिया जाता था। अपनी विशेष शैली में बर्नी ने यहाँ तक कह दिया है कि कोई भी आमिल या मुत्सरिफ रिश्वत नहीं ले सकता था, और वे आर्थिक अभाव और बहुत छोटे छोटे बकायों के लिए यातनाएं और दीर्घकाल तक कैदियों के किए जाने के कारण इतनी निरीह स्थिति में पहुंच चुके थे कि लोग इन पदों को बीमारी से भी अधिक बदतर मानते थे एवं उन पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के साथ अपनी पुत्रियों का विवाह करने के लिए तैयार नहीं थे। जमीन का मापने, स्थानीय विशेषाधिकार युक्त वर्गों के उत्पीड़न को कम करने एवं गांव के पटवारियों की बहियों की सहायता से स्थानीय राजस्व कर्मचारियों के खाते और हिसाब किताब की जांच पड़ताल करने के अलाउद्दीन की नीति ने एक ऐसा मानक और आदर्श कायम किया जिसे शेरशाह और अकबर जैसे उसके कुछ परिवर्तित शासकों ने अपनाने का प्रयत्न किया, किंतु विशेषाधिकार युक्त वर्ग की आय को सीमित करने का उसका प्रयास केवल आंशिक रूप से ही सफल हो रहा। ये वर्ग काफी प्रभावशाली बने रहे और अलाउद्दीन के उत्तराधिकारी मुबारक शाह के शासनकाल में खूतों और मुकद्दमों के सारे विशेषाधिकार लौटा दिए गए और अलाउद्दीन के कई राजस्व उपायों को त्याग दिया गया। संभवतः अलाउद्दीन के भूमि सुधारों का एक महत्वपूर्ण और चिरस्थायी प्रभाव गांवों में बाजारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि में तथा गांव एवं शहर के बीच घनिष्ठ एवं पूरक संबंधों की स्थापना के रूप में प्रकट हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप सल्तनत के आंतरिक पुनर्गठन की प्रक्रिया तीव्र हुई। बाजार सुधार अलाउद्दीन का क्या रहा ये देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।